स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर। फ्रेंड्स, जैसा कि हम परसेंटेज के टॉपिक पर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे थे, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। आगे हम शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। अगला एग्जाम्पल हम इसमें देखते हैं जो एग्ज़ाम में जिन पर आधारित प्रश्न आ सकता है। संख्याओं पर आधारित, जनसंख्या पर आधारित एक हम और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, देख चुके हैं। आगे एक नया हम एग्जाम्पल देखते हैं। किसी नगर की पंद्रह प्रतिशत जनसंख्या रोजगार के लिए अन्य शहर में चली जाती है। आठ प्रतिशत जनसंख्या प्राकृतिक आपदा के कारण, नेचुरल डिजास्टर के कारण मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 8% जनसंख्या की प्राकृतिक आपदा के कारण मृत्यु हो जाती है। यदि प्रारंभिक जनसंख्या 50,000 थी, यानी कि रोजगार के लिए बाहर जाने से पहले और प्राकृतिक आपदा के कारण मृत्यु हो जाने से पहले जनसंख्या 50,000 थी, तो वर्तमान जनसंख्या कितनी है? तो हमसे वर्तमान जनसंख्या पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? वर्तमान जनसंख्या कितनी है, कितने प्रतिशत की कमी हुई, ये नहीं पूछा इसमें। ठीक है, जनसंख्या कितनी है ये पूछा है। तो इसमें सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे? प्रश्न आपने समझ लिया होगा। प्रॉब्लम ये है कि किसी शहर की जनसंख्या 15% रोजगार के लिए बाहर निर्वासित हो जाती है, चली जाती है, निर्वासित नहीं, बाहर चली जाती है, और 8% जनसंख्या की मृत्यु हो जाती है। किसी नेचुरल डिजास्टर, भूकंप आ गया या किसी भी वजह से मान लीजिए ऐसा हो गया। तो 50,000 जनसंख्या थी, तो वर्तमान में कितनी है? तो सबसे जो शॉर्ट तरीका है पहला, वो हम देखेंगे कि वर्तमान जनसंख्या
मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हमें पता है कि हमें जो परसेंटेज है वो एक फिक्स मान के ही दो अलग अलग प्रतिशत निकालने हैं, कि हम 15% अलग निकालें, 8% अलग अलग निकालें 50,000 के, उसकी जगह हम क्या करते हैं, दोनों परसेंटेज को ऐड कर देते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो यहाँ पर भी वर्तमान जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 15 और 8 23% क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है कि 50,000 माइनस 23% ऑफ 50,000, दो जीरो कैंसिल, 23,00, 23,00, 23 पंजे 115, यानी कि 11,500 50,000 में से माइनस होंगे, बचेगा 38,500। एक तो ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, ये तरीका हो गया, बहुत लंबी कैलकुलेशन नहीं है, ये हो गया। दूसरा, 15 और 8 23% की कमी हो गई, यानी कि 50,000 जो जनसंख्या थी उसमें से कितनी रह गई, -23, 77%। ठीक है, ये तो हो गई फर्स्ट मेथड। सेकंड, रिक्वायर्ड पॉपुलेशन या वर्तमान जनसंख्या, कुछ भी लिख सकते हैं हम, इज इक्वल टू 100 माइनस 23% ऑफ 50,000, यानी कि 77%। परसेंट का साइन हटाया, नीचे 100 आ गया, 100 में से 23 गया, 77 बच गया, 50,000, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 और 3 38। एक ये तरीका हुआ, यानी कि एक तरीका अब ये भी था कि आप 15% निकालते, फिर 8% निकालते 50,000 का, उसको 50,000 में से आप माइनस करते। उसकी जगह हमने 15 और 8 23% ही डायरेक्ट माइनस कर दिया और ये 50,000 में आंसर आ गया। और सबसे और जल्दी कि हम ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें 100 माइनस 23 एग्ज़ाम में। आपने देखा केवल 50,000 इसी फिगर का, ये जो हमारा 50,000 का फिगर दिया हुआ है, इसमें से 15 और 8 23% जो है, ठीक है, ये वाला जो 50,000 का हम पे नंबर है एक, इसमें से 15 और 8 23% हम माइनस कर देंगे। ठीक है, 23% 100 में से माइनस करके, यानी 77% बच गई होगी। ठीक है, मान लीजिए हमें कहते हैं हमारे पास 100 रुपये हैं और 10% हमने खर्च कर दिए, तो हमारे पास कितने बचे, 90% बचे ना। 100 में से 10% माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 90%, यानी 10 रुपये खर्च हो गए, 90 रुपये बचे। ये एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं 100 का, वैसे ही यहाँ पर है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। यदि किसी नगर की 15% जनसंख्या रोजगार के लिए किसी दूसरे शहर में चली जाती है और 8% नेचुरल डिजास्टर प्राकृतिक आपदा के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, तो 50,000 वर्तमान जनसंख्या, प्रारंभिक जो जनसंख्या थी
उसमें से वर्तमान जनसंख्या अब कितनी बची। तो ये दो तरीके होते हैं। इसी तरीके से आप जनसंख्या ही नहीं, अगर आपसे किसी और तरीके से पूछ लें, ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की सैलरी 50,000 थी, 10% का डिक्रीमेंट हो गया या 20% का इंक्रीमेंट हो गया, डीए बढ़ गया, फिर इतने परसेंट ये बढ़ गया, तो टोटल कितने परसेंट सैलरी बढ़ गई। तो उसमें भी आप यही करेंगे, उस सैलरी का 50,000, 20,000 जो भी सैलरी है वो आप परसेंटेज को ऐड करके और उतना परसेंट आप डायरेक्ट निकाल देंगे इस तरीके से। या माइनस हो रहा होगा सैलरी में, परसेंटेज में बाई परसेंटेज डिक्रीज दिया होगा तो आप डिक्रीज कर देंगे उसमें से, ठीक है। इसको आप वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। यदि कोई परेशानी हो, कोई चीज़ समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर आप पूछिए ज़रूर। ओके, अब एक जनसंख्या पर आधारित ही हम दूसरा प्रश्न भी एक और देख लेते हैं, जो कि पूछा जा सकता है उस तरह से प्रश्न। यदि किसी देश की या शहर की जनसंख्या पॉपुलेशन if the population of a country फर्स्ट ईयर, प्रथम वर्ष 10% बढ़ी, दूसरे वर्ष 15% बढ़ी, एवं तीसरे वर्ष 5% की कमी हुई, तीसरे वर्ष उसमें कमी हुई। तो वर्तमान में जनसंख्या बताइए, ठीक है। जबकि तीन वर्ष पूर्व या प्रारंभिक जनसंख्या भी हम कह सकते हैं, मान लीजिए कितनी थी, 10 लाख। ठीक है, किसी देश की जनसंख्या 10 लाख थी, पहले साल 10% इंक्रीज हुआ, दूसरे साल 15%, तीसरे साल 5% घट गई। तो वर्तमान में क्या हुई जनसंख्या। तो देखिए इसका बहुत ही आसान और जो पहला शॉर्ट तरीका है, फर्स्ट मेथड हम जिसको कह सकते हैं, ठीक है, कि वर्तमान जनसंख्या या रिक्वायर्ड पॉपुलेशन
इज इक्वल टू कितनी थी, 10 लाख, ठीक है। तो 10 लाख पहले वर्ष 10% बढ़ी तो 110/100। भाई 100 का 10% हम बढ़ाएंगे कोई चीज, 100 का 10% तो कितना आएगा, 100 + 10 110 आएगा ना, ठीक है। तो 110/100 लिख दिया हमने, 10 लाख का 110/100 हो गई। दूसरे वर्ष 15% बढ़ी तो इसी तरह 115/100, जितने परसेंट बढ़े 100 में वो जोड़ दें, और अगर जब कम हो रही तो उतने ही हम 100 में से घटा दें और फिर हम निकाल लें। 1 2 कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल। अब इसकी गुणा कर लीजिए, जो आप गुणा करेंगे वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका हमें गुणा करना पड़ेगा। अब इस गुणा में ये है कि आप पे ऑप्शन दिए हों तो आप इकाई की डिजिट देखकर ऑप्शन दिए होंगे एग्जाम में, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर कोई एक ऑप्शन वैसा है, वरना आपको गुणा करना पड़ेगा इसमें अगर ऑप्शन वैसे हैं कुछ। ठीक है, 110 गुणा 115, 0 11 से 5, चलिए इधर से गुणा कर लें हम। और इसमें 95 से 5 छक्का 30, एक 2 3 सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 12 लाख 1,750, ये आंसर हो गया। गुणा करने में इसमें समय लगेगा। यदि ऑप्शन से आप देख सकें कोई मैच कर रहा हो, कोई इस तरह का यहाँ पर डेटा आ रहा हो, ऐसा कोई नंबर आ रहा हो कि ऑप्शन से अंदाज़ा लगे, तो उसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे लास्ट में 0 दिया हो, एक कोई अंक दिया हो, तो हमें यूनिट डिजिट पता लग जाएगी कि लास्ट में क्या हो सकती है हमारी, तो हम उससे वाले ही अंदाज़ा लगा लें। 5 0 0 5 5 5 110 110 5 6 2 1, फिर 5 25 2 5 31 2 32 3 5 2 10 3 5 5 1 6 9 5 45 और 4 9 6 54 4 58 5 9 18 5 9 9 11। तो इसमें हम क्या देखा, इतनी जनसंख्या हो गई, ये पूछा था, और वृद्धि हो रही है ये हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन हमसे पूछा क्या था, जनसंख्या कितनी है। तो उसको आप नोट कर लीजिए। कभी भी इस तरह का प्रश्न आए कि पहले वर्ष इतना इंक्रीमेंट हुआ है, दूसरे वर्ष डिक्रीमेंट हुआ है, या तीसरे वर्ष इतना हुआ है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। और ये आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है कि 3 साल के लिए दिया हो सकता है 2 वर्ष का ही देते कि इतना बड़ा इतना बड़ा, या कम ही हो जाता दोनों साल में, तो हम कम करके यहाँ पे जैसे 95 लिखा है, तो यहाँ 90/100 10% कम होती पहले, दूसरे वर्ष भी 15% कम होती, तो 85/100 लिखते। बस जितने वर्ष का पूछा जाए उतने वर्ष का कर लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए।
एक फॉर्मूला जनसंख्या के लिए आप और लिख लीजिए, ये वाला फार्मूला आप सभी ने पढ़ा होगा इंटरेस्ट वाले चैप्टर में। यहाँ पे R% की दर होती है। यदि समय फ्रैक्शनल हो, क्या हो, फ्रैक्शनल यानी भिन्नात्मक हो, समय n, ठीक है, n की वैल्यू क्या हो, भिन्नात्मक, फ्रैक्शनल हो, जैसे 3.5 वर्ष, 4.5 वर्ष, है ना। तो हम जब इसको अप्लाई करेंगे फार्मूले को, तो हम ऐसे लिखते हैं A इज इक्वल टू P1 प्लस R/100 की पावर, मान लीजिए n जो है वो 2.5 वर्ष है। कितना है, 2.5 वर्ष। तो यहाँ पे n की जगह 2 लिख जाएगा, और 1 प्लस R/100, और जो आधा वर्ष ये बचा यानी हाफ, 50%, उसको हम R से बगल में मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर ये जो होगा, इसको जो इसकी बचा हुआ फ्रैक्शन होगा उसको हम यहाँ पर लिख देंगे, और तब इसको सॉल्व करना जो होगा वो इजी हो जाएगा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए कि इस तरीके से हम इसको करते हैं। ठीक है, ये एक तो ये है, यदि कोई पूर्णांक दिया हो n, 2 वर्ष 3 वर्ष, तो इसी वाले फार्मूले से काम हो जाएगा हमारा, इसी से कर लेंगे हम। और यदि पूर्णांक की जगह इस तरीके का दिया हो, तो जो फ्रैक्शनल नंबर में जो ये पूर्णांक होता है, इसको 1 प्लस R/100 की पावर 2, और बाकी जो बचा उसको यहाँ पर 1/2 R से मिल, R हमारी परसेंटेज दी होगी कि इतने % से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। इसी तरह से हम इंटरेस्ट वाले चैप्टर में भी जब पढ़ते हैं तो वहाँ भी ऐसा ही, यदि वहाँ पर समय जो n की वैल्यू होती है वो इस तरह से होती है, तो वहाँ पर भी इसी तरह में अप्लाई करना होता है। अब मान लीजिए n अगर दिया हो 6 सही 1/5, तो यहाँ पर 1/5 आ जाएगा, 6 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए आप।
अब हम आगे प्रश्न करें उससे पहले दो फॉर्मूले और हम और देख लेते हैं, ताकि जो कुछ अलग तथ्यों पर आधारित प्रश्न आते हैं उनको हम कर सकें। ठीक है, फॉर्मूला सूत्र देखिए, आपने देखा होगा कुछ प्रश्न आते हैं वस्तुओं के मूल्य पर आधारित। वस्तु के मूल्य में इतने % की वृद्धि हो गई, इतने % का उसमें डिक्रीज हो गया, तो कितनी वृद्धि की जाए, या उसकी मात्रा में खपत में कितने % की कमी की जाए। तो उसमें कुछ प्रश्न के सूत्र आप नोट कर लीजिए। यदि किसी वस्तु के मूल्य में X% की वृद्धि करें एवं पुनः फिर से दोबारा से Y% की, मान लीजिए यहाँ 10% कर दिया, यहाँ 20 या 15% या 25% कर दिया, की वृद्धि करें तो वस्तु के मूल्य में कुल वृद्धि कितनी होगी। वस्तु के मूल्य में आपको दिया हो कि मान लीजिए किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि हुई, फिर 30%, 30% की हो गई, कुछ भी दिया हो सकता है। तो कुल वृद्धि कितनी हो गई, कुल इंक्रीज कितना हुआ उस वस्तु के प्राइस में। तो X% का साइन नहीं लगाएंगे, हम फॉर्मूला लिख रहे हैं हम ये। ठीक है, तो फार्मूले में x + y + xy/100, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, इतने % की वृद्धि उसके मूल्य में होगी वस्तु के। ये हमारा अभी पहला फार्मूला है। दूसरा, इसी तरह किसी वस्तु के मूल्य में X% की कमी हो जाए और फिर Y% की कमी हो जाए तो कुल कमी। यदि वस्तु के मूल्य में X% की कमी एवं पुनः Y% की कमी हो तो मूल्य में कुल कमी माइनस का x माइनस का y, क्योंकि कमी हो रही है। ठीक है, लेकिन यहां पर प्लस का ही साइन आता है फॉर्मूले में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, -x -y ये वाला साइन प्लस का ही रहता है, और फिर जो कमी हुई है या वृद्धि हुई उनका मल्टीप्लाई दोनों जगह होता है। इतने % की कुल कमी हो जाएगी। और तीसरा फार्मूला है कि यदि वस्तु के
x% की वृद्धि के बाद x% की वृद्धि के बाद x% की कमी हो या x% की कमी के बाद x% की वृद्धि हो, तो वस्तु के मूल्य में हमेशा x² अपॉन 100% की कमी ही होगी। ये आपको बहुत ध्यान रखना है, ये तीनों ही फार्मूले बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए इस वाले में फार्मूले में आप ध्यान दीजिए, यदि वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि के बाद x% की कमी हो, यानी कि जितने % की वृद्धि हो रही है उतने ही % की कमी हो जाए, या जितने % की कमी है उतने ही % की बाद में वृद्धि हो, मतलब चाहे वृद्धि हो चाहे कमी हो पहले, लेकिन उतने ही % की हो। 10% की वृद्धि तो 10% की ही कमी हो जाए, तो हमेशा कमी ही होगी और इतने ही % की कमी होगी। डायरेक्ट आपको यही x²/100 कर देना और निकाल देना है अपना आंसर जल्दी से, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, तीनों फार्मूले याद होने चाहिए आपको, ये रटे हुए होने चाहिए एकदम। चलिए ये आपने नोट डाउन कर लिए होंगे, इनको याद कर लिया होगा। यदि चीनी के मूल्य में, एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, 10% की वृद्धि होने पर बिक्री में 10% की कमी हुई, तो चीनी से आय में कितने % की कमी
या वृद्धि हुई? ये हमारा प्रश्न है। चीनी के मूल्य में 10% का इंक्रीज होने पर बिक्री में उसके 10% की कमी हुई, तो आय में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि हुई? तो रिक्वायर्ड परसेंटेज, अब हम देख रहे हैं कि 10% का इंक्रीज हो रहा है, फिर 10% का डिक्रीज हो रहा है, मतलब सेम है परसेंटेज। अभी हमने फॉर्मूला देखा था, तो उसी को लगा देंगे। रिक्वायर्ड परसेंटेज x² अपॉन 100, यानी 10 इंटू 10। अब 10 इंटू 10 हम जब रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 100, और नीचे 100 है, इतने परसेंट, ठीक है। तो ये आएगा 1%, यानी कि 1% की यहाँ पर चीनी की जो बिक्री है उसमें 1% का जो है वो चेंजिंग आई है। ठीक है, 1% की चेंजिंग आई है आय में। अब प्रश्न में दिया है कि चीनी से आय में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई, लेकिन हमने फॉर्मूला जो नोट डाउन किया था, उसमें लिखा था हमने फॉर्मूले में कि इस तरह की जब पहले वृद्धि कमी हो या पहले कमी हो फिर वृद्धि हो तो हमेशा हानि ही होती है। तो 1% का क्या आएगा? डिक्रीज, कमी, 1% की कमी होगी, क्योंकि इस प्रक्रिया में हमेशा क्या होता है? हानि ही होती है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। और इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं जब भी पहले कमी या फिर वृद्धि, या पहले वृद्धि फिर कमी हो और सेम परसेंट की हो, तो इस फॉर्मूले से निकालते हैं हम, और इसमें हमेशा हानि ही होती है लास्ट में। कमी या वृद्धि लिख दिया है प्रश्न में, वो कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न में वो आपको लिख सकते हैं कमी या वृद्धि। ऑप्शन में दिया होगा एक कमी का, एक वृद्धि का, एक कमी का, एक वृद्धि का, तो आपको लिखना है कि कमी ही होगी। ठीक है, तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और समय पर नोटिफिकेशन मिले इसके लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और कोई परेशानी आपको हो, किसी प्रॉब्लम में कोई क्वेश्चन हो आपका, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।